बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम कुरतलन अयाज और आज स्टूडेंट्स हम चैप्टर 7 की एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। जी स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको डिफरेंशिएट द फॉलोइंग टर्म्स, यानी आपको दो टर्म्स दी गई हैं और उनके दरमियान आपको डिफरेंस करना है कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से या एक टर्म दूसरी टर्म से किस तरह से डिफरेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन है आपकी इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी की। ये दो टर्मिनोलॉजी हैं जिन्हें हमने डिफरेंशिएट करना है। तो स्टूडेंट्स, जब भी आप किसी टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले हम उसकी क्या लिखते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट कंसिडर किया जाता है दैट शुड बी द डेफिनेशन ऑफ दैट टर्म। ठीक है, और एक बात याद रखिए स्टूडेंट्स, जब भी आप डिफरेंशिएट करेंगे दो टर्म्स को, जो पॉइंट आप यहाँ मेंशन करेंगे उसके ही कंट्रास्टिंग पॉइंट आपका यहाँ पर होना चाहिए। यानी कि अगर हम इंटरनल एनर्जी की फर्स्ट पॉइंट पे डेफिनेशन लिख रहे हैं तो ऐसे नहीं आपने करना कि एंथैल्पी की डेफिनेशन थर्ड पॉइंट पे आप जाकर लिखें। अगर फर्स्ट पॉइंट पे यहाँ पर डेफिनेशन है तो एंथैल्पी की भी फर्स्ट पॉइंट पे आपको डेफिनेशन ही मेंशन करनी है। ठीक है, इसके भी फर्स्ट पॉइंट पे हम क्या डेफिनेशन ही मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले इंटरनल एनर्जी देखते हैं। इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? द सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जीज इन अ सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। ठीक है, आप प्रॉपर सेंटेंस के साथ लिखेंगे द सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जीज इन अ सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जीज से क्या मुराद है? इंटरनल एनर्जी को सबसे पहले स्टूडेंट्स हम किससे डोनेट करेंगे? ई से। ठीक है, इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है? ई है। और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं? सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जीज, सिस्टम में एनर्जीज कितनी टाइप्स की हो सकती हैं स्टूडेंट्स? दो टाइप्स की होती हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो इन दोनों एनर्जीज का सम जब हम लेंगे तो इसे हम क्या कहते हैं? दैट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी किस से कंसर्न होती है? मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, जो भी सिस्टम, बेसिकली सिस्टम हम कहते क्या है, अगर हम रिवाइज कर लें तो सिस्टम इज एनीथिंग दैट इज अंडर कंसिडरेशन। यूनिवर्स का वो हिस्सा जिससे आप स्टडी करना चाहते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस है, कोई भी मटेरियल जिसको आप स्टडी करना चाहते हैं उसे हम सिस्टम कहते हैं। तो उस सिस्टम के अंदर क्या होंगे? एटम्स तो जरूर होंगी। तो एटम्स की मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होती है इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस। यानी अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस होगी तो हम कहेंगे कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हाई है, और अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान या एटम्स के दरमियान जो है इंटरमोलेक्युलर फोर्स वीक होगी तो हम कहेंगे कि इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम है। ठीक है, अब इसी के कंट्रास्टिंग हम एंथैल्पी की डेफिनेशन लिखेंगे। तो एंथैल्पी क्या है? द टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम। अब टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम क्या है? सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड एंथैल्पी। ठीक है, वो आपसे क्या कह रहा है कि एक सिस्टम का टोटल हीट कंटेंट, उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टम की एंथैल्पी कहते हैं। अब टोटल हीट कंटेंट को हम किस तरह से लिख सकते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि एंथैल्पी को हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन सम ऑफ इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी किससे डोनेट करते हैं? ई से। एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, इन दोनों का सम जब आप लेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो हम कहेंगे दैट इज द एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ आ गई कि अब देखें दोनों चीजें, अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने एक फॉर्मूला पुट किया और यहाँ पर भी जो डेफिनेशन एक्सप्लेन करी है
उसके अकॉर्डिंग हमने एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन एंथैल्पी की कंसिडर की, ठीक है। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स कि किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी की वैल्यू एंथैल्पी के कंपैरिजन में कितनी होगी। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज स्मॉलर देन एंथैल्पी बाय अ फैक्टर PV। इसका क्या मतलब है कि एक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी की जो वैल्यू है वो एंथैल्पी से कितनी कम होगी, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम के फैक्टर से कम होगी। इसका क्या मतलब है कि हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी को अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम एंथैल्पी ऑफ दैट सिस्टम में से माइनस कर देंगे प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है। इस आप कह लीजिए इस प्रोडक्ट को अगर हम माइनस करेंगे एंथैल्पी की वैल्यू से तो जो बाकी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो क्या होगी, एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट्स अब हम एंथैल्पी को भी कंपेयर करना चाहते हैं कि एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम वो इंटरनल एनर्जी के कंपैरिजन में ग्रेटर होगी या कम होगी। तो हम लिख सकते हैं कि एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम इज ग्रेटर देन इंटरनल एनर्जी बाय अ फैक्टर PV, ठीक है। अब इसे मैथमेटिकली अगर हम लिखना चाहें कि एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन अगर हम मालूम करना चाहते हैं तो इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू हमेशा कम होगी एंथैल्पी से, या यू कैन से एंथैल्पी की वैल्यू ग्रेटर है इंटरनल एनर्जी से बाय अ फैक्टर PV, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी को कंपेयर किया है। फर्दर स्टूडेंट्स हम लास्ट पॉइंट जो है वो यूनिट का भी मेंशन कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट जो है हमारा यूनिट, ठीक है। यूनिट इंटरनल एनर्जी का यूनिट क्या है, इंटरनल एनर्जी को हम जूल्स में कैलकुलेट करते हैं और कैलोरीज में भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पर एंथैल्पी का हम यूनिट देखें तो एंथैल्पी का स्टूडेंट्स हम किलो जूल्स या फिर किलो कैलोरीज में मेजर करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 4 पॉइंट्स हमने डिफरेंशिएशन के दे दिए और स्टूडेंट्स आपने देखा कि जहां हमने अगर एक तरफ यूनिट मेंशन किया है तो दूसरी तरफ हमारा 4th पॉइंट यूनिट का ही है। अगर फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन का है तो इधर भी फर्स्ट पॉइंट क्या है, डेफिनेशन का ही है, ठीक है। तो बेस्ट पैटर्न यही फॉलो अप होता है कि जब भी आप दो टर्म्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो जो पॉइंट आपने यहाँ पर लिखा है उसी का कंट्रास्टिंग पॉइंट आपको दूसरी टर्म में भी लिखना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंशिएशन क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जिसे हम डेल्टा E से रिप्रेजेंट करते हैं और चेंज इन एंथैल्पी जिसे हम डेल्टा H से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनके दरमियान हमने डिफरेंस मालूम करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम पहला पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए, डेफिनेशन का। डेफिनेशन लिखेंगे कि इनकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, तो इसकी होगी the heat evolve or absorb during a chemical reaction is equal to change in internal energy when change in volume is 0, ठीक है। आपसे क्या कह रहा है कि ये जो डेफिनेशन है कि एक केमिकल रिएक्शन के दौरान जितनी भी हीट इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, क्या होगा, जो हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व होगी वो किसके इक्वल होगी, इंटरनल एनर्जी। शर्त ये है कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन चेंज इन वॉल्यूम 0 होना चाहिए, यानी डेल्टा V शुड बी इक्वल टू 0। तो तब क्या होगा,
तब हमारे पास फॉर्मूला बनेगा डेल्टा ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन वॉल्यूम को। ये किसके इक्वल होगा, हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, व्हेन चेंज इन वॉल्यूम विल बी 0, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हम डेफिनेशन लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ heat evolve or absorb when pressure is kept constant during chemical reaction is called change, ये मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, आप पूरी टर्म लिखेंगे, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसके रिस्पेक्टिव हम फॉर्मूला अगर बनाएं तो डेल्टा क्यू दैट इज डेल्टा एच दैट इज इक्वल टू क्यू की किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, और पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। जब आप एक सिस्टम में कोई केमिकल चेंज को स्टडी करेंगे ऐसी कंडीशंस में जहां पर प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे, तो तब सिस्टम में जितनी हीट इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी वो किसके इक्वल होगी, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सिस्टम, ठीक है स्टूडेंट्स। अब फर्दर चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है इसका क्या मतलब है, डेल्टा ई का क्या मतलब है कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू हम एक सिस्टम की कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हमेशा हम सिस्टम की इनिशियल और फाइनल कंडीशंस को लेते हैं और उनकी वैल्यूज को माइनस करके जो चेंज आता है हम उससे कैलकुलेट करते हैं कि एक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया है। तो डेल्टा ई किसके इक्वल होगा, इंटरनल एनर्जी एट फाइनल स्टेट माइनस इंटरनल एनर्जी एट इनिशियल स्टेट, यानी इनिशियल और फाइनल स्टेट की इंटरनल एनर्जीज को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि एंथैल्पी चेंज जिसे हम डेल्टा एच कहते हैं उसको हम किस तरह से देख सकते हैं, H2 माइनस H1, यानी कि सिस्टम में जो फाइनल स्टेट पे सिस्टम होगा उसकी जो एंथैल्पी होगी उसको हम माइनस कर देंगे इनिशियल स्टेट की एंथैल्पी से, तो जो वैल्यू आएगी उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज द चेंज इन एंथैल्पी of that system during a chemical reaction। Students further हमने जो फॉर्मूला इंटरनल एनर्जी का लिखा था वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी से हम कैसे मोल्ड कर सकते हैं कि डेल्टा ई, यहाँ पर ई इंटरनल एनर्जी को हम किससे चेंज कर देंगे, डेल्टा ई से। चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी माइनस पी डेल्टा वी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमने चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए इस फॉर्मूले को मोल्ड कर दिया। और इसी तरह से यहाँ पर भी हम देखेंगे कि यहाँ पर H था तो ये डेल्टा H चेंज इन एंथैल्पी आ जाएगा इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स अगर आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू मालूम है और प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम जिसे हम वर्क डन भी कहते हैं उसकी वैल्यू आपको गिवन है, तो आप एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर इंटरनल एनर्जी की इसमें देखें कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम हम कैसे कैलकुलेट कर सकेंगे कि हमें एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम गिवन हो और वर्क डन की वैल्यू गिवन हो, तो हम चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू से वर्क डन की वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने ये दोनों टर्म्स को है डिफरेंशिएट किया है। फर्दर आइए नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज की तरफ आते हैं, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इनमें भी हम क्या डेफिनेशन नोट डाउन करेंगे, जी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की क्या डेफिनेशन होगी, द रिएक्शंस इन विच heat is evolved during a chemical
change is called exothermic reaction। ठीक है, ये आप पूरा लिखेंगे रिएक्शंस। और इसी तरह से एंडोथर्मिक रिएक्शंस को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? द रिएक्शंस in which heat is absorbed during a chemical change is called endothermic reactions। इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी हमने कैसे डिफरेंशिएट किया? ऐसे रिएक्शन जब वो प्रोसीड करते हैं तो हीट इवॉल्व होती है ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। ठीक है, हीट सिस्टम में से निकलेगी, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और एंडोथर्मिक ऐसी रिएक्शंस हैं जो केमिकल चेंज के दौरान अगर हीट एब्जॉर्ब होती है सिस्टम के अंदर तो हम उसे क्या कहते हैं? दैट इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, सेकंड पॉइंट स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट इवॉल्व होती है तो रिएक्टेंट्स आर एट हाई एनर्जी एज कंपेयर टू प्रोडक्ट्स। इसका क्या मतलब है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में अगर हम ग्राफ देखें तो रिएक्टेंट्स की एनर्जी क्या होती है? प्रोडक्ट की एनर्जी से हाई होती है। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स हैं और ये हमारे क्या हैं? रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, इनकी एनर्जी क्या है? ज्यादा है एज कंपैरिजन टू प्रोडक्ट्स। जब लो एनर्जी प्रोडक्ट्स बनते हैं तो सिस्टम में से क्या होता है? हीट इवॉल्व होती है। ठीक है, इसी तरह से स्टूडेंट्स हम यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शंस की बात करें, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट है, तो इसके अंदर क्या होता है? रिएक्टेंट्स एनर्जी इज लो एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब यहां पर हम इनका अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो रिएक्टेंट्स लो एनर्जी लेवल पे होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? हाई एनर्जी लेवल पे होते हैं। ये हमारे रिएक्टेंट्स आ गए। तो इस वजह से रिएक्टेंट्स को एनर्जी या हीट जो होती है वो एब्जॉर्ब करनी होती है। सिस्टम में जो हीट होती है वो एब्जॉर्ब होती है ताकि रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में जो कि हाई एनर्जी लेवल पर हैं उनमें कन्वर्ट हो सके। ठीक है, ये एनर्जी लेवल आ गया है हमारे पास इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट, अब थर्ड पॉइंट क्या है? क्योंकि यहाँ पर हीट इवॉल्व हो रही है तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा एच विल बी नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? दैट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, यानी अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है तो आप सिंपल उसकी डेल्टा एच वैल्यू का साइन देख लेंगे कि अगर नेगेटिव साइन होगा तो इट्स मीन कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और अगर पॉजिटिव साइन होगा तो आप ये आसानी से कह सकते हैं दैट इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फोर्थ पॉइंट हमारे पास ये है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन is greater than bond breakage। यानी जब एक केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में तो बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो ज्यादा हो रही होती है एज कंपैरिजन टू बॉन्ड ब्रेकेज। ठीक है, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है? बॉन्ड ब्रेकेज is greater than bond formation। यानी एंडोथर्मिक रिएक्शंस में ज्यादातर बॉन्ड जो होते हैं वो ब्रेक हो रहे होते हैं और कम बॉन्ड्स होते हैं जो नहीं बन रहे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फिफ्थ पॉइंट हमारे पास होगा
कि अगर हम ऑब्जर्व करें तो मोस्ट ऑफ द स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस दैट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। किस तरह से? मोस्ट ऑफ द स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। सारे नहीं स्टूडेंट्स, याद रहे कि हम मोस्ट ऑफ द स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, हम ऑल ऑफ द रिएक्शंस की बात नहीं कर रहे कि जो रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अक्सर जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक होते हैं। हम एग्जाम्पल इसके साथ ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है व्हेन कार्बन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारे पास जो रिएक्शन होता है दैट इज एक्सोथर्मिक, -393 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 8 किलो जूल जो है ये इसकी वैल्यू आती है पर मोल। इसी तरह से स्टूडेंट्स एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं? बेसिकली मोस्ट नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। जी, यहां पर भी हमने मोस्ट नॉन स्पॉन्टेनियस कहा है, ऑल नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस नहीं कहा। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम रिवाइज कर लें, नेक्स्ट टर्म भी हमारी यही है स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस को डिफरेंशिएट करने की, लेकिन इधर ही आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिन्हें जो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं या फिर जिन्हें इनिशिएट करने के लिए हमें थोड़ी सी एनर्जी रिक्वायर होती है, फर्दर ये ऑटोमेटिकली प्रोसीड करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कार्बन को हम थोड़ा सा इग्नाइट करेंगे कि वो ऑक्सीजन में उसकी बर्निंग स्टार्ट हो जाए, उसके बाद हम उसे कोई एनर्जी सप्लाई नहीं करते, और जो कार्बन आप कह लेंगे सॉलिड फॉर्म में अगर हम कोयले की एग्जांपल लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बर्न होता रहता है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा जब तक कि तमाम कार्बन जो सॉलिड फॉर्म में जिसे हम कोयला कह रहे हैं वो बर्न ना हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हमने कहा कि मोस्ट नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कौन से होंगे? जिनको एनर्जी सप्लाई किए बगैर उनका जो प्रोसीड करना है वो पॉसिबल नहीं होता, एनर्जी के बगैर वो प्रोसीड नहीं कर सकते। उसकी एग्जांपल है हमारे पास नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो NO बनाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, और इस के दौरान जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है दैट इज +180 किलो जूल पर मोल। ओके स्टूडेंट्स, अब आप आसानी से देख सकते हैं कि डेल्टा H की वैल्यू जिस रिएक्शन में नेगेटिव थी तो आप उसे क्या कह सकते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह सकते हैं, और जिस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि डेल्टा H की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है, तो हमने उसे क्या कह दिया है? दैट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने डिफरेंशिएट किया है प्रॉपर्ली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस को। आइए स्टूडेंट्स फर्दर स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को भी डिफरेंशिएट करते हैं। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए है, ठीक है। पार्ट बी और पार्ट सी जब हमने टॉपिक स्टडी किया था स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, हमने पार्ट बी और पार्ट सी को वहां पर प्रॉपर्ली जो है एक्सप्लेन किया था, आप वहां से कंसल्ट कर सकते हैं, और हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की डेफिनेशन मेंशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं स्पॉन्टेनियस से। दोज रिएक्शंस which do not need any external assistance to carry out and move from non-equilibrium state towards equilibrium state is called spontaneous reaction
ठीक है। ऐसे रिएक्शंस जिन्हें किसी भी एक्सटर्नल एड की जरूरत नहीं होती प्रोसीड करने के लिए और वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट से इक्विलिब्रियम स्टेट की तरफ मूव कर जाते हैं, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कहते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कैसे होंगे? दोज रिएक्शंस which need external assistance to carry out and do not proceed on its own are called non-spontaneous reactions. ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे रिएक्शंस जिन्हें स्टार्ट होने के लिए एक्सटर्नल एड की जरूरत है या आप कह लेंगे प्रॉपर रिएक्शन प्रोसीड करने के लिए उन्हें एनर्जी की जरूरत होती है, उसके बगैर वो प्रोसीड नहीं कर सकते, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक होगी क्योंकि हमने दोज रिएक्शंस का वर्ड यूज किया, तो यहाँ पर हमें आर कॉल्ड लिखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं दे आर यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? कि ये रिवर्सिबल नहीं होते। आगे मैं आपको एग्जांपल दूंगी वाटरफॉल की कि आप देखेंगे वाटर जब हाइट से गिरता है ग्राउंड लेवल पर तो वो रिवर्स नहीं हो सकता, वो एक ही डायरेक्शन में ये जो प्रोसेस है ये प्रोसीड कर रहा होता है, दे आर यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, और जो थर्ड पॉइंट होगा दे आर नेचुरल प्रोसेसेस और यू कैन से दे आर रियल प्रोसेस। अब क्योंकि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो हैं वो सिंगल डायरेक्शन नहीं होती, वो रिवर्स भी हो सकते हैं, तो आप यहां पर लिख सकते हैं दे कैन बी रिवर्स्ड। ठीक है, कि ये ऐसे रिएक्शंस होंगे जिन्हें इनकी इनिशियल कंडीशन पर लाया जा सकता होगा, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस जो होते हैं ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते मोस्टली। ठीक है, दे आर नॉट रियल प्रोसेस। ठीक है, और नेचुरल प्रोसेस। मोस्टली केसेस की बात है, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस भी मौजूद हैं, उसकी भी हम एग्जांपल देंगे कि कौन सा एक्सेप्शनल केस है जिसके अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है वो नेचर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये आपके पास एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है लेकिन ये नेचर में एग्जिस्ट करेगा क्योंकि इसको लाइटनिंग की जरूरत होती है। जो बिजली चमकती है ना थंडरस्टॉर्म्स में, उस लाइटनिंग से जो हीट प्रोड्यूस होती है उस हीट की वजह से ये रिएक्शन होगा, तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जो कि नेचर में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर हम इसकी डेल्टा एच मेंशन कर देते हैं, दैट इज प्लस 180 किलो जाउल पर मोल। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी तरह से हम यहाँ पर भी एग्जांपल्स देख लेते हैं फर्दर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की। हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। अब स्टूडेंट्स देखें कि ये रिएक्शन जो है ये रिवर्स नहीं हो सकता। ठीक है, ये एक रिएक्शन हो चुका है, हमने कहा था यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन है, ये रिवर्स नहीं हो सकता। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम फर्दर इसकी एग्जांपल्स डेली लाइफ में से देखते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, वाटरफॉल या वाटर फॉलिंग फ्रॉम हिल। ठीक है, और इसी तरह से फर्दर आपके पास बर्निंग ऑफ कैंडल, ये भी एग्जाम्पल आ जाती है आपके पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, एग्जाम्पल्स हमारे पास आ जाएंगी पंपिंग ऑफ वाटर।
ठीक है, यानी वाटर को आप ग्राउंड लेवल से हाइट पे पंप करेंगे, ठीक है, पंपिंग ऑफ वाटर अप हिल। और इसी तरह से ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम colder part of refrigerator to hotter surrounding या hotter part of surrounding, that is also a non-spontaneous process। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये हमने डेली लाइफ से एग्जांपल्स ली हैं और ये हमने केमिकल रिएक्शन आपको मेंशन किया है कि जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है और स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने नॉन स्पॉन्टेनियस की भी इसी तरह से एक केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल दी और बाकी जो है जर्नल एग्जांपल्स दी और इस तरह से हमने इस टर्मिनोलॉजी को भी डिफरेंशिएट किया। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्दर अगर आप डिटेल कॉन्सेप्ट स्टडी करना चाहते हैं स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस का, तो स्टूडेंट्स आप काइंडली इसके टॉपिक लेक्चर को ज़रूर रेफर करें और उसके बाद फिर आप देख सकेंगे कि आप इसे प्रॉपर्ली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।